प्रश्न 24। जनजातीय विकास योजनाओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स। उत्तर भारत में पर्वतीय पठारों एवं वन्य प्रदेशों में निवास करने वाले लगभग 6-77 करोड़ जनजातीय लोगों का देश के नव निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जनजातीय क्षेत्र विविध प्राकृतिक साधनों में परिपूर्ण है तथा जनजातियों के रूप में प्रचुर मात्रा में मानव शक्ति उपलब्ध है। इन प्राकृतिक साधनों एवं मानव शक्ति के प्रयोग से देश की विभिन्न विकास योजनाओं में गति लाई जा सकती है और उन्हें अधिक सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों का देश की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों के लोग भारत के नागरिक हैं और उनको अलग रखकर कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति का प्रयत्न कल्पना मात्र रह जाएगा। अतः जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमारे संविधान में जनजातीय लोगों के उत्थान और उनके हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जनजातीय लोगों के संरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधानों और जनजातीय उपयोजना कार्यनीति के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकारों के उनके विकास के विभिन्न कार्य शुरू किए हैं। जनजातियों के विकास कार्यक्रम दो नीतियों को ध्यान में रखकर चलाए जा रहे हैं। जीवन स्तर को उठाने के लिए विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा कानूनी और प्रशासनिक सहायता द्वारा इनके हितों का संरक्षण करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास के लिए एक नई उप योजना बनाई गई। यह उन इलाकों के लिए थी जिनमें 50% से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं। बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के काफी बड़े भाग को इस उप योजना से लाभ पहुंचाया गया। दूसरे राज्यों में जहां जनजातियां फैली हुई हैं, उनके एक बड़े तबके को मदद पहुंचाने हेतु 50% के नियम को शिथिल किया गया। शिथिल किए गए नियमों के तहत यह उप योजना आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा, दमन और दीव में कार्यान्वित की गई। सिक्किम में जनजाति उपयोजना क्षेत्र अगस्त 1980 में तय किए गए। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली जैसे जनजाति। अरे कहना क्या चाहते हो? बहु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस उप योजना में शामिल नहीं किए गए, क्योंकि इन प्रदेशों की योजनाएं वास्तव में जनजाति विकास के लिए ही थीं। छठी पंचवर्षीय योजना में जनजाति उप योजना के अंतर्गत एक संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम MADA बनाया गया, जो 10,000 जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जिसमें 50% से अधिक जनजातियां हैं, लागू होता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक सामूहिक कार्यक्रम के तहत इसे 5,000 जनसंख्या वाले इलाकों में भी जहां 50% से अधिक जनजातियां थीं, लागू किया गया। इसके अलावा यह योजना उन इलाकों में भी कार्यान्वित हुई है जहां 73% अधिसूचित आदिम जनजाति के लोग रहते हैं और जिनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस जनजाति उप योजना में अब 184 समेकित जनजाति विकास परियोजनाएं, 256 जनजाति बहुल क्षेत्र, 8 समूह और आदिम जनजातियों के लिए 73 परियोजनाएं आती हैं, जो कि 5.01 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में चल रही हैं। जनजाति के लिए बनी उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैं: 1. जनजाति क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों के बीच विकास असंतुलन को कम करना तथा 2. जनजातियों का जीवन स्तर उठाना। इस जनजातीय उप योजना को चलाने के लिए धन राज्य योजनाओं से, केंद्र सरकार के कल्याण मंत्रालय की विशेष सहायता के रूप में, केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों से और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 1,100 करोड़ रुपए के निवेश की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना में अनुमानित निवेश 5,535.50 करोड़ रुपए होगा और 7वीं पंचवर्षीय योजना में संभावित निवेश 10,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इन योजनाओं के लिए विशेष केंद्रीय सहायता 7वीं पंचवर्षीय योजना में 756 करोड़ रुपए रखी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह राशि 485.5 करोड़ रुपए थी। बात तो सही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जनजाति उप योजना के लिए विशिष्ट उद्देश्य रखे गए हैं: 1. जनजाति परिवारों के लिए लाभदायक कार्यक्रम चलाना, जिससे खेती, बागवानी, पशुधन और छोटे उद्योग धंधे की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। 2. भूमि हड़प, सूदखोरी, बंधुआ मजदूरी, वन और शराब के काम में जनजातियों के शोषण को समाप्त करना। 3. शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा मानवीय संसाधनों का विकास।
4. महत्वपूर्ण आदिवासी क्षेत्रों तथा वनवासियों, झूम कृषक, विस्थापित और प्रवासी जनजाति तथा स्त्रियों का विकास। 5. जनजाति क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार। 20 सूत्रीय कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के विकास पर विशेष ध्यान देता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के 39-67 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए आर्थिक सहायता दी गई, जबकि लक्ष्य 27-60 लाख परिवारों का था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 में गरीबी रेखा से नीचे 40 लाख जनजाति परिवारों का आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष 1985-86 में 8,73,100 परिवारों को मदद पहुंचाई गई, जबकि लक्ष्य 8,34,537 परिवारों का था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान। जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। ये जनजाति उप योजनाओं को बनाने, परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने, इनकी निगरानी, मूल्यांकन, अनुसंधान, अध्ययन और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। योजनागत कार्यक्रम, शिक्षण तथा उससे संबद्ध योजना केंद्र, राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंक सेवाओं, भारतीय जीवन बीमा, साधारण बीमा निगम के अधीन आने वाले विभिन्न पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में परीक्षा पूर्व शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। कल्याण तथा सलाहकार एजेंसियां। भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति बनाने, उनका आयोजन तथा समन्वय करने के लिए प्रमुख मंत्रालय है। गृह मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखता है। संसदीय समिति। भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए 3 संसदीय समितियां नियुक्त की। पहली, यही नहीं, अभी और सुनिए। सन 1968 में, दूसरी सन 1971 में और तीसरी सन 1973 में। अब संसद की एक स्थायी समिति बना दी गई है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजातियों को उनके संरक्षकों की आय की सीमा के आधार पर दी जाती है। विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्तियां। सन 1955 से केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के सुपात्र विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। प्रतिवर्ष इन छात्रवृत्तियों की संख्या 6 है। सेवाओं में आरक्षण। संविधान के अनुच्छेद 335 में यह व्यवस्था है कि केंद्र अथवा राज्यों के कार्यों के संबंध में पदों तथा सेवाओं के लिए नियुक्ति करते समय प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार किया जाएगा। विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व। संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में इनके लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं। कल्याण योजनाएं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके कल्याण के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इन विशेष कार्यक्रमों पर किए गए निवेश प्रत्येक योजना में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। समझ रहे हो? विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सुविधाएं। भारत सरकार ने 7 जनजातियों यथा अबुझ, भाड़िया, बैगा, भारिया, बिरहोर, पहाड़ी, कोरबा, कमार और सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। इन जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिकरणों का जिला स्तर पर गठन किया गया है। इन अभिकरणों का संचालक मंडल में इन जनजातियों के सदस्यों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। विशेष छात्रवृत्ति। प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों को जो विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, उनमें शैक्षणिक सुविधाएं भी शामिल हैं। बेंगा, कमार, भारिया, सहरिया, पहाड़ी, कोरबा तथा बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाओं को 500 रुपये और बालकों को 400 रुपये सालाना की दर से विशेष छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। निःशुल्क गणवेश। विशेष पिछड़ी जनजातियों के छात्र छात्राओं को सरकार के खर्च पर गणवेश, यूनिफॉर्म प्रदाय किया जाता है। साथ ही उनके निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा इलाज की व्यवस्था भी है। नियुक्ति में रियायत। विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बेंगा, कमार, भारिया, सहरिया, अबुझ, मारिया एवं पहाड़ी, कोरबा के उम्मीदवारों को यदि वे शिक्षक, सहायक शिक्षक के पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हैं,
तो उन्हें इन पदों पर चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण किए बिना नियुक्त करने की विशेष सुविधा प्रदान की गई है। तो क्या नाचो मैं 30% अतिरिक्त अनुदान इन विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत 30% अतिरिक्त अनुदान ऋण भार कम करने के लिए दिया जाता है। अन्य अनुसूचित जनजातियों को यह अनुदान 50% मिलता है, जबकि इन समूहों के हितग्राहियों को 80% अनुदान का लाभ मिलता है। निःशुल्क साइकिल प्रदाय विशेष पिछड़ी जनजाति के चयनित परिवारों को निःशुल्क साइकिल प्रदाय की जा रही है। साइकिल की यह सुविधा इन समूहों के लिए गठित अभिकरणों के माध्यम से दी जा रही है। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार परिचय पत्र विशेष पिछड़ी जनजाति के व्यक्ति सुविधापूर्वक शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सके तथा उन्हें बार बार जाति प्रमाण पत्र प्राप्त न करना पड़े, इस उद्देश्य से राज्य शासन ने छपे हुए विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार परिचय पत्र निःशुल्क वितरित किए हैं। उपरोक्त सभी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति के जरूरतमंद व्यक्ति अपने विकासखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। शाबाश बेटा। शिक्षाकर्मी पद पर नियुक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को विशेष रियायतें। स्पेशल कंसेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्स अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ टीचर। शिक्षाकर्मी शासन के निर्णय के अनुसार शिक्षाकर्मी पद पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विशेष रियायतें प्रदान की गई है। शिक्षाकर्मी संबंधी विवरण और रियायत की जानकारी निम्नानुसार है। 1. शिक्षाकर्मी श्रेणी 1 व्याख्याता योग्यता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि तथा B.Ed उपाधि योग्यता में छूट 1. आदिवासी एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को समस्त विषयों के लिए उपाधि की अनिवार्यता में छूट रहेगी। 2. संबंधित विषय में न्यूनतम तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। निश्चित मानदेय 1000 रुपये प्रतिमाह। संपर्क जिला जनपद पंचायतें अपने क्षेत्र में रिक्त पदों की संस्था एवं आरक्षित पदों का विवरण देते हुए नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालती है। नगरीय क्षेत्रों में रिक्तियों की पूर्ति के लिए नगरीय निकाय विज्ञप्ति जारी करते हैं। इस समय उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। 2. शिक्षाकर्मी श्रेणी -2 शिक्षक योग्यता संबंधित विषय समूह में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। निश्चित मानदेय 700 रुपये प्रतिमाह तथा B.Ed प्रशिक्षित को 800 रुपये प्रतिमाह। संपर्क जनपद एवं जिला पंचायत अपने क्षेत्र में रिक्तियों के आधार पर आरक्षण दर्शाते हुए विज्ञापन जारी करती है। नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय रिक्तियों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी करते हैं। उम्मीदवारों को उस समय आवेदन करना होता है। 3. शिक्षाकर्मी श्रेणी -3 सहायक शिक्षक योग्यता हायर सेकेंडरी B.Ed प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता। निश्चित मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह तथा B.Ed प्रशिक्षित को 600 रुपये प्रतिमाह। संपर्क जनपद एवं जिला पंचायत अपने क्षेत्र में रिक्तियों के आधार पर आरक्षण दर्शाते हुए विज्ञापन निकालती है। नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करते हैं। उम्मीदवारों को उस समय आवेदन करना होता है। आरक्षण शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति में शासन के आदेश अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निर्धारित है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए किए गए इस आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। प्रश्न 25 परिवर्तन संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चेंज सेंसिटाइजेशन। उत्तर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक सांस्कृतिक, सर्वदेशीय तथा सार्वजनिक प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रत्येक समाज में दृष्टिगोचर होता है, फिर चाहे वह आदिम समाज हो या फिर आधुनिक समाज। हाँ, इनमें परिवर्तन की मात्रा जरूर न्यूनाधिक हो सकती है। उसकी गति भी तीव्र अथवा धीमी हो सकती है। जनजातीय समाज एक प्राचीनतम, एक आदिम समाज है। इस संबंध में अब ये प्रश्न सामने आता है कि परिवर्तन के इस दौर में क्या जनजातीय समाज इस परिवर्तन प्रक्रिया से अछूता रहा है, अथवा क्या वर्तमान में जनजातियां अपने मूल स्वरूप में अस्तित्वमान है, अथवा कोई भी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसी जनजातियां भारत में पाई जाती हैं जो पूर्ण रूप से जनजातीय विशेषताओं से युक्त हो। स्वाभाविक है कि इसका उत्तर नकारात्मक ही होगा। उनमें भी अब काफी बदलाव आ गया है। इनकी संवेदनाओं में इनके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है। वे विशेषताएं जिनके लिए जनजातियां विख्यात थीं, उनमें से अधिकांश अब अतीत की धरोहर बनकर रह गई हैं।
भारत की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियां जो गत कुछ दशकों तक पृथकत्व में रहती थीं अब बाह्य संपर्क में आ गई हैं। जैसे कूर्माचल घाटी की गुफाओं में रहने वाली राजी या वन रावत, जो लोगों को देखकर बिहार वन्य प्रदेशों की ओर भाग जाते थे, जो मुख विनिमय के लिए जाने जाते थे, वर्तमान में सरकारी एवं ऐच्छिक संगठनों के प्रयास के फलस्वरूप सभ्य समाजों की बस्ती के पास ही स्थायी रूप से रहते हैं तथा स्वयं को राजपूत वंशज होने की बात करते हैं। इसी प्रकार उड़ीसा की ज्वांग जनजाति के लोग, छत्तीसगढ़ के बस्तर की मारिया तथा मुरिया, अरुणाचल प्रदेश की आपतानी आदि जनजातियां जो कि 10, 20 या 30 के दशकों तक अपनी जनजातीय विशिष्टताओं व लक्षणों के लिए जानी जाती थीं, वर्तमान में उन लक्षणों को खो चुकी हैं। चीटिंग करता है तो जनजातीय समाज में परिवर्तन ग्राह्यता, चेंज इन ट्राइबल सोसाइटी। जनजातीय समाजों में विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन देखने में आया है, उनकी जीवन शैली में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, उसे निम्नांकित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। 1. सामाजिक संरचना में परिवर्तन। जनजातीय समाजों की सामाजिक संरचना में सभ्य समाजों के संपर्क में आने के कारण कई स्वरूपों में परिवर्तन आया है। इनकी जिन संस्थाओं को बाह्य समाजों नहीं स्वीकारा, वे या तो लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर है। उदाहरण के तौर पर भोटिया लोगों के युवागृह रंगबांग अब लगभग समाप्त हो गए हैं। रनकुड़ी अब खंडहर बनकर रह गई है। इसी प्रकार मारिया, मुरिया जनजातियों ने घोटुल का परित्याग कर दिया है। कारण मूल रूप से बाह्य संपर्क तथा बाहरी लोगों द्वारा घोटुल लड़के लड़कियों का स्वच्छंद व्यवहार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। परिणामस्वरूप घोटुल संस्था लगभग समाप्त हो गई। इसका प्रभाव जनजातीय संस्कृति पर अवश्य पड़ा क्योंकि ये युवागृह जनजातीय संस्कृति की धरोहर के रूप में थे। इसके अतिरिक्त समूह एकता एवं सामुदायिक भावना को सुदृढ़ बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बाह्य संपर्क के परिणामस्वरूप जनजातीय लोकगीत, लोकनृत्य आदि भी अपना मूल स्वरूप बनाए रखने में असफल हो गए। नहीं 2. जातीय संस्तरण का विकास। जनजातियों का विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण अनेक विभिन्न सामाजिक स्थिति वाले समूहों का निर्माण हुआ है। एक ओर जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, वे ईसाइयों की राजनीति और आर्थिक प्रभुत्ता के कारण अंग्रेजी शासनकाल में स्वयं को अन्य आदिवासियों से उच्च समझने लगे। दूसरी ओर उन लोगों ने जिन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण किया, उन्होंने हिंदू होने के नाते ही शेष लोगों से अपने को ऊंचा समझना प्रारंभ कर दिया, चाहे वास्तविक स्थिति कुछ भी रही हो। इस प्रकार आदिवासियों ने चाहे अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया या दबाव में आकर वे अपनी परंपरागत जीवनचर्या को छोड़ने लगे। उनकी प्रमुख समस्या यह रही कि धर्म परिवर्तन के बाद भी न तो उन्हें पूरी तरह ईसाई समाज में अधिकार मिल सके और न ही हिंदू समाज में। हिंदुओं द्वारा उन्हें हिंदू बनाने के बाद परंपरागत सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त होने लगी। 3. परिवार संस्था में परिवर्तन। आधुनिक सभ्य समाजों की भांति जनजातीय समाजों में भी संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार विघटित होकर एकाकी परिवारों में बदलते जा रहे हैं। आर्थिक परिस्थितियां, स्थान परिवर्तन आदि अनेक कारण पारिवारिक स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। अब जनजाति के लोग भी औद्योगिक केंद्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में आकर कार्य करने लगे हैं। अतः केंद्रित एकाकी परिवार स्वाभाविक रूप से इनके समाजों में भी अस्तित्व में आ रहे हैं। खासी जनजाति के मातृवंशिक एवं मातृस्थानिक परिवार भी वर्तमान में संक्रमण की स्थिति में है। इनमें भी आंशिक रूप से परिवर्तन दृष्टिगत होने लगा है तथा स्त्रियों के संपत्ति पर अधिकार को न्यायालयों में चुनौती दी जाने लगी है। मातृवंशीय जनजातियों के नियम एवं परंपरागत चलनों तथा देश के विधि विधान में द्वंद्व स्थिति विद्यमान है, क्योंकि जहां एक ओर देश का कानून स्त्री पुरुष सभी को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है, वहीं मातृसत्तात्मक समाजों के नियम पुरुषों को संपत्ति पर अधिकार से वंचित करते ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा हैं। लेकिन वर्तमान में मातृसत्तात्मक समाजों के युवकों में संपत्ति पर अधिकार के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो गई है। 4. विवाह संस्था में परिवर्तन। बाह्य संपर्क के कारण जनजातीय समाज की विवाह संस्था में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरह के परिवर्तन आए हैं। जहां एक ओर हरण विवाह, जबरन विवाह एवं परीक्षा विवाह की प्रथा समाप्त हो गई है। कमार तथा बैगा जनजाति के लोग पैठू विवाह की प्रथा का परित्याग कर चुके हैं। नागांव में सिर के शिकार का चलन नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाजों में व्याप्त कतिपय कुप्रथाएं जनजातीय समाजों की विवाह प्रणाली का मुख्य भाग बनती जा रही हैं। जैसे अल्पायु में ही विवाह संपन्न करना, विवाह में युवक युवती की इच्छाओं पर अंकुश आदि। जनजातीय विवाह में भी दहेज प्रथा का चलन जो कि आरंभ में नहीं के बराबर था। जैसे राजस्थान की जनजाति में दहेज प्रथा का अत्यधिक चलन देखा जा सकता है। यही बात उन अन्य जनजातियों के बारे में भी कही जा सकती है जो कि सभ्य समाजों के अधिक निकट संपर्क में आ चुकी है।
परंतु कतिपय अच्छाइयां भी जो जनजातियों में विद्यमान थी उनको इन्होंने बनाए रखा है। जैसे मीना लोगों में विधवा पुनर्विवाह का चलन वर्तमान में भी यथावत रूप से पाया जाता है। बहुपत्नी प्रणाली का चलन विशेष रूप से संपन्न जनजातीय परिवारों में था, अब ये परिस्थिति के प्रतीक के रूप में नहीं रह गया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 5. गोत्र व्यवस्था में शिथिलता। गोत्र व्यवस्था जनजातीय सामाजिक संरचना का एक प्रमुख अंग रही है, लेकिन जब से जनजाति के लोगों ने अपने मूल स्थानों से बाहर आकर अन्यत्र रहना आरंभ किया है, गोत्र संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता आने लगी है। पूर्व में यह गोत्र व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण के एक सशक्त साधन के रूप में थी, किंतु अब मात्र विवाह संबंधी नियमों के पालन में ही सिमटकर रह गई है। 6. धार्मिक विश्वासों में परिवर्तन। धर्म के क्षेत्र तथा धार्मिक विश्वासों के संबंध में भी जनजाति के लोगों में व्यापक परिवर्तन आया है। पहले जनजातियों को मोटे रूप में धार्मिक दृष्टि से जीववाद की श्रेणी में रख दिया जाता था। वर्तमान में धर्म को लेकर यह स्थिति नहीं है। बाह्य समाजों का प्रभाव धर्म के क्षेत्र को भी प्रभावित किए बगैर नहीं रहा। हिंदू, ईसाई, इस्लाम इन तीनों ने ही जनजातीय धर्म को प्रभावित किया है। विशेष रूप से हिंदू धर्म तथा ईसाई धर्म का अधिक प्रभाव इन पर पड़ा है। जैसे जनजाति के लोगों ने न केवल हिंदुओं के देवी देवताओं को अपनाया, अपितु उनसे संबंधित पूजा अर्चना आदि की विधि का भी अनुसरण किया। पूजा आदि के लिए ब्राह्मण पुरोहित बुलाना भी आरंभ कर दिया है। धार्मिक कर्मकांडों एवं अनुष्ठानों को अपनाना आरंभ किया। 7. निवास एवं बसावट प्रतिमानों में परिवर्तन। परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव जनजातीय लोगों के निवास क्षेत्र तथा उनके बसावट प्रतिमानों पर भी पड़ा है। अपने मूल स्वरूप में जनजातीय निवास क्षेत्र पृथकत्व में थे, उनके अपने पृथक गांव थे जहां केवल इनके कबीले के लोग ही निवास करते थे, किंतु अब ऐसे गांवों की संख्या जनजातीय बहुल क्षेत्र तक ही सिमटकर रह गई है। उदाहरण स्वरूप राजस्थान में पहले ऐसे कई जनजातीय गांव थे जहां केवल मीना जनजाति के लोग ही निवास करते थे, लेकिन अब वहां ऐसे गांव नहीं मिलेंगे। क्या बोला तूने? ऐसी ही स्थिति जनजातियों के बसावट प्रतिमानों के संबंध में भी है। भील जनजाति के लोग मूल रूप से पालों में रहते थे। पाल जनजाति में भी बसावट प्रतिमान का एक सुनिश्चित आधार था, जो कि अब परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में अपना स्वरूप खो चुका है। अतः जनजाति के लोग भी अन्य ग्रामीण लोगों की भांति निवास स्थान बनाकर रहते हैं। 8. शैक्षणिक दृष्टि से परिवर्तन। शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें तो जनजातियों में इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए प्रावधानों के परिणामस्वरूप इस दिशा में प्रगति अवश्य हुई है। आरक्षण एवं संवैधानिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप आज शिक्षा एवं व्यवसाय के विभिन्न स्तरों में जनजातियों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। हालांकि आशातीत सफलता नहीं मिली है। जनजातीय समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग ही इन सुविधाओं का लाभ उठा पाने में सफल हो सका है, जनसामान्य नहीं। परिणामस्वरूप जनजातीय समाजों में भी एक प्रकार का स्तरीकरण उभरकर सामने आ गया है। सजातीयता अतीत की वस्तु बनकर रह गई है। वर्तमान में जनजातीय लोग विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक पदसोपानों में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया में जनजातीय समाजों में सजातीयता का गुण समाप्त होता जा रहा है। 9. अंतर्जातीय सांस्कृतिक परिवर्तन। भारतीय जनजातियां ईसाई मिशनरियों और हिंदुओं के संपर्क में आईं। अतः कुछ ने ईसाई धर्म अपना लिया और कुछ ने हिंदू रीति रिवाजों को। इस कारण जनजातीय लोगों में परस्पर तनाव, विभेद और सामाजिक दूरियां बढ़ गईं। इसके दो परिणाम निकले। प्रथम, उन्होंने जिस धर्म अथवा प्रथा को अपनाया उसमें पूर्णतः मिलकर उसमें अपना स्थान नहीं बनाया, और दूसरा, वे अपनी संस्कृति से भी पृथक हो गए। इस प्रकार उनमें सामाजिक और वैयक्तिक दोनों ही प्रकार के विघटन उत्पन्न हो गए। 10. स्त्रियों की स्थिति में बदलाव। मूल स्वरूप में जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्री पुरुष लिंग अनुपात राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में जनजातीय लोगों में आज भी बेहतर कहा जा सकता है। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त थी। धार्मिक क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में उन्हें पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। जैसे विवाह दीर्घ अवस्था में किया जाता था, विवाह में लड़कियों की स्वीकृति एवं पसंद को समान रूप से महत्व दिया जाता था, दहेज व पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं थी, स्त्री पुरुष दोनों को विवाह विच्छेद का समान अधिकार था, विवाह पुनर्विवाह का चलन था। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बाह्य संपर्क के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। यद्यपि मात्र विवाह विच्छेद एवं विधवा पुनर्विवाह का चलन जनजातीय समाजों में वर्तमान में भी देखने को मिलता है, जिसका कि हिंदू समाज प्रतिकार करता है। शिक्षा का प्रसार भी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम हुआ है तथा संपर्क के परिणामस्वरूप आर्थिक आत्मनिर्भरता में गिरावट आई है।
इस प्रकार कुल मिलाकर बाह्य संपर्क जनजातीय स्त्रियों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल सिद्ध नहीं हुआ है। I am sorry, बाबू। 11. आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। जनजातियों में उसके मूल स्वरूप में जो बदलाव देखा जा रहा है, इससे उनका आर्थिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। वर्तमान में कोई भी जनजाति ऐसी नहीं है जो कि मात्र उपभोग की अर्थव्यवस्था में हो। उत्पादन की अर्थव्यवस्था का व्यापक रूप से पालन किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में भी जनजातियों को आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में देखा जा सकता है। शिक्षित जनजातीय युवक नगरों एवं उद्योगों में गैर परंपरागत व्यवसायों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्थानांतरण कृषि की अवस्था लगभग समाप्त सी हो गई है। जनजातीय क्षेत्रों में खनिज पदार्थों के उद्भव एवं उद्योगों के फलस्वरूप तथा शिक्षा के प्रसार के साथ इन लोगों में व्यावसायिक गतिशीलता उत्पन्न हुई है। 12. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी बदलाव। जनजातियों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। कुछ दशाब्दियों पूर्व तक कतिपय जनजातीय गांवों में एक डॉक्टर प्रवेश पाने में ही असमर्थ था। वहां समन, ओझा अथवा झाड़ फूंक करने वाले जनजातीय व्यक्तियों का वर्चस्व था। लोगों की उन पर अटूट आस्था थी। धीरे धीरे लोगों ने डॉक्टर को स्वीकारा। इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था जनजातीय क्षेत्रों में की गई, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में अनेक बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिला। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 13. राजनीतिक संवेदनाओं में परिवर्तन। जनजातियों में पूर्व की अपेक्षा उनके राजनीतिक प्रतिमान भी परिवर्तित होने लगे हैं। अब इन लोगों में इस क्षेत्र में एक मिश्रित व्यवस्था देखने को मिलती है। सर्वत्र ही आधुनिक पंचायतें अस्तित्व में आ गई हैं, किंतु सुदूर प्रदेशों में इनकी जाति पंचायतें आज भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इनके अपने विवाद अपनी जाति पंचायतों में हल किए जाते हैं। इस कारण कई बार जनजातीय व्यवस्था तथा आधुनिक न्याय प्रणाली में टकराव की स्थिति भी दृष्टिगोचर होती है। अनेक प्रथाओं का जनजातीय लोगों ने स्वतः ही त्याग किया है, जो कि स्वयं ही वर्तमान में उनके स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही थी, अथवा कुछ को देश के कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति में नेतृत्व के चयन में अथवा कबीले का सरदार कौन होगा, इस पद के उम्मीदवार व्यक्तियों को पृथक पृथक एक काफी बड़े सामुदायिक भोज कम्युनिटी फीस्ट का आयोजन करना पड़ता था। लोग उसे सरदार मुखिया मानते थे, जो सबसे बड़ी दावत का आयोजन करने में सफल होता था। इसके परिणाम स्वरूप पर्याप्त धन की हानि होती थी। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तथा अन्य लोग भी अपने दैनिक कार्यों से हटकर इस प्रकार के आयोजनों में रुचि लेते थे। यह प्रथा धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो गई। विरोधाभास की स्थिति में जनजातीय लोगों ने देश के कानून का सहारा लिया। वर्तमान में जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था अब नामात्र को कतिपय छोटे छोटे मसलों के निराकरण तक सिमटकर रह गई है। परंपरागत नेतृत्व प्रणाली लगभग समाप्त हो गई है तथा आधुनिकीकरण, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था तथा नवीन अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में जनजातीय सामाजिक स्तरीकरण में पर्याप्त परिवर्तन आ गया है। निष्कर्ष उपर्युक्त आकलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जनजातीय जीवन में विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन हो रहा है। यह बदलती संवेदनाएं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हालांकि यह एक विडंबना ही है कि अनेक संवैधानिक प्रावधानों तथा आरक्षण नीति बावजूद जनजातीय समाज का एक बड़ा तबका अभी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पहले के समान ही पिछड़ा हुआ है। ये चुप है। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई।